बीएसटी का चैप्टर नंबर 2 बताने वाला हूँ, जिसके अंदर ये क्विज है 20 क्वेश्चंस का। ठीक है, इस सारे 20 क्वेश्चंस प्रिंसिपल चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से लिए गए हैं, जिसको आप देखेंगे और समझेंगे तो आपको ये पूरा चैप्टर याद हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और इन पॉइंट्स को अगर आप याद करते हैं तो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे, हु डेवलप्ड द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इसमें आंसर कीजिए कौन सा है। हेनरी फायोल, एफ.एफ.डब्ल्यू. टेलर, पीटर ड्रकर एंड एल्टन मायो। तो जब आप पढ़ेंगे ये चैप्टर तो इसके अंदर जो ये सबसे पहला पॉइंट है ये आपका सही है। ठीक है, इसका आप फोटो देख सकते हैं, जो मैंने फोटो लगाया है यही हेनरी फायोल है, जिन्होंने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को डेवलप किया था। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वेयर गिवन बाय हेनरी फायोल। ठीक है, इन्होंने कितना तरह का प्रिंसिपल इन्होंने दिया है मैनेजमेंट के लिए, तो इन्होंने लगभग 14, ठीक है 14 प्रिंसिपल्स इन्होंने दिया है जो इनके नाम है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू। ठीक है, जब वर्क का डिवीजन होता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, किसी भी मैनेजमेंट करते समय, मैनेजमेंट करने के बाद डिवीजन ऑफ वर्क एक पॉइंट आता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो ये डिले करते हैं स्पेशलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन या मोनोपोली, इन चीज़ों को लीड्स की जाती है। तो डिवीजन ऑफ वर्क के लिए स्पेशल लोगों को चुना जाता है, तो इसलिए ये स्पेशलाइजेशन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द प्रिंसिपल दैट स्टेट्स अथॉरिटी इज इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो ये अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा है कि इसमें चारों में से कौन सा सेट होगा। तो डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, इक्विटी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। रिसीविंग ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन बॉस इज कॉल्ड। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑर्डर्स जो आप रिसीव करते हैं किसी भी मैनेजमेंट को, किसी भी एम के लिए जो मैनेजमेंट की जाती है और उसको अचीव करने के लिए आपको कोई ना कोई क्या होता है, ऑर्डर्स देने वाला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहा है कि डायरेक्टली फ्रॉम बॉस। ठीक है, अगर सिर्फ आप बॉस के रूल्स को फॉलो करते हैं या उन्हीं के ऑर्डर को मानते हैं, बीच में कोई नहीं है, तो वैसे को हम लोग क्या कहते हैं, तो यूनिटी ऑफ कमांड कहा जाता है। ठीक है, इसका आंसर नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू हेनरी फायोल डिसिप्लिन मीन्स। ठीक है, हेनरी फायोल ने डिसिप्लिन को क्या बताया है, ओबीडियंट एंड रिस्पेक्ट बताया है, यही ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, फाइन एंड पनिशमेंट नहीं है, निगेटिव है। सैलरी एजुकेशन ये भी निगेटिव है, सस्पिशन ये भी निगेटिव है, सॉरी सैलरी डिडक्शन ये भी निगेटिव है। ठीक है, फाइन नहीं हो सकता, डिडक्शन सैलरी में नहीं हो सकता और सस्पेंशन भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो यही आपका बी नंबर सही है, ओबीडियंट एंड रिस्पेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर ही हम लोग ये सारे क्वेश्चंस को देख रहे हैं, जो कि चैप्टर नंबर 2 है। वन हेड वन प्लांट रिफर्स टू। ठीक है, वन हेड और वन प्लांट रिफर्स टू, इसका आंसर कीजिए आप लोग। ये क्या कहलाता है, किस चीज को रेफर्स करता है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सेंट्रलाइजेशन एंड ऑर्डर। ठीक है, तो ये आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को रेफर्स करता है, वन हेड वन प्लान। अब आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ पीपल एंड मटेरियल्स इज। ठीक है, प्रॉपर अरेंजमेंट एंड मटेरियल्स क्या कहलाता है, इसमें बता रहा है कि जब आप किसी भी मैनेजमेंट को करने के लिए, ठीक है, वहां पे आप किन चीजों का अरेंज करते हैं, तो पीपल एंड मटेरियल्स। ठीक है, तो इन चीजों को क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में इन चीजों को क्या कहा जाता है। तो मैनेजमेंट की भाषा में 4 ऑप्शन इसमें दिया है, इक्विटी, ऑर्डर, डिसिप्लिन एंड अथॉरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, इक्विटी जो एक साथ एक पावर को
एक्टिवेट करे उसको इक्विटी कहते हैं, ठीक है। ऑर्डर्स इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिसिप्लिन नहीं होगा इसमें, ओबीडियंट आना चाहिए, अथॉरिटी भी नहीं होगा इसमें, सेंट्रलाइजेशन आना चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब हम लोग चलते हैं 9 में, जस्टिस एंड फेयरनेस इन मैनेजमेंट इज कॉल्ड, ठीक है। किसी भी मैनेजमेंट के अंदर जस्टिस और फेयरनेस हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसका आंसर करेंगे। इसको जस्टिस एंड फेयरनेस मैनेजमेंट के अंदर आता है तो इसी को इक्विटी की भाषा कही जाती है, ठीक है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कीपिंग एम्प्लॉइज फॉर अ लॉन्ग टाइम इन अ जॉब इज नोन एज, ठीक है। किसी भी स्टाफ को अपने इंस्टीट्यूट में, अपने संस्थान में आप लॉन्ग टाइम तक रखने की इच्छा करते हैं, रखने की जो भी आपने तैयारी की है या कोशिश की है कि कोई भी स्टाफ हमारे पास आता है और वो लॉन्ग टाइम तक स्टे करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। डिसिप्लिन तो होगा ही तभी वो रुकेगा। इनिशिएटिव, हम लोग जब उसका कोई भी ऐसा काम करते हैं, जैसे कोई बंदा अगर काम करके लेकर के आता है और अब आप उसका हौसला को बढ़ाते हैं, ठीक है, उसके इंथुसियाज्म को डायनेमिक रूप देते हैं, तो वैसे जगह पे इनिशिएटिव कहलाता है। स्पिरिट दे कॉर्प्स, इसका मतलब क्या होता है, तो ये भी एक इक्विटी का जो ही पार्ट है, तो ये आपका बी नंबर आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनकरेजिंग क्रिएटिविटी ऑफ वर्कर्स इज, अभी जो मैंने बताया था कि जो क्रिएटिविटी को इनकरेज करता हो, ठीक है, कोई वर्कर आपके सामने एक कंप्लीट अपना इफोर्ट्स दे रहा हो और आप उसको इनकरेज करते हैं, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशिएटिव बोलते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का क्वेश्चन नंबर 12 है। यूनियन इज स्ट्रेंथ, ठीक है, रिफ्लेक्ट द प्रिंसिपल। जब भी स्ट्रेंथ और यूनियन की बात होगी, ठीक है, तो इसमें बस एक ही बात आएगा, एक इक्विटी आता है और दूसरा ये आता है, ठीक है। इक्विटी के बारे में मैंने आपको क्या बताया था जस्ट इसके पहले कि फेयर होना चाहिए उसके अंदर, सही है, और ईमानदारी, ऑनेस्टी होना चाहिए, तो इक्विटी होगा। इक्विटी के साथ किसी भी मैनेजमेंट को किया जाए तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं, तो ये सारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है। स्पिरिट दे कॉर्प्स का मतलब भी आपको यूनियन इन स्ट्रेंथ होता है, तो इससे इस वर्ड को आप रिलेट कर लीजिए कि आप तभी इसको ठीक करेंगे जब इसके अंदर स्ट्रेंथ की बात की जाती हो, ठीक है। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए, फेयर पेमेंट टू एम्प्लॉय इज कॉल्ड, ठीक है, किसी भी एम्प्लॉय को फेयर पेमेंट करते हैं तो इसको क्या कहा जाएगा, आंसर कीजिए आप लोग जल्दी से। फेयर पेमेंट की बात कर रहा है, ठीक है, तो इसको रेमुनरेशन ही कहा जाता है, ठीक है। इक्विटी नहीं होगा, बोनस नहीं होगा, इनिशिएटिव नहीं होगा, ठीक है। ये सब मैंने इक्विटी और इनिशिएटिव की चर्चा मैंने कर दिया है, ठीक है। बोनस तो किसी काम के अगेंस्ट एक्स्ट्रा दिया जाता है तो उसको बोनस कहते हैं। कंसेंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर इज नोन एज, ठीक है, यहाँ पे बता रहा है कि डिसीजन मेकिंग को कंसेंट्रेट करने के लिए जो पावर चाहिए उसको कौन सा क्या कहा जाता है उसको, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन निगेटिव वर्ड है, नहीं होगा। अथॉरिटी एक पावर को डिनोट करता है, ठीक है, ये ऑप्शन हो सकता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं सेंट्रलाइजेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा है कि कंसेंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, ठीक है, डिसीजन मेकिंग पावर इज नोन एज, तो इस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर इसको सेंट्रलाइजेशन करना कहते हैं, ठीक है, कि भाई आपका कौन सा सेंटर है वहीं पे आप कॉन्सेंट्रेट करें और डिसीजन उसके अकॉर्डिंग ले, इसीलिए इसका जो ऑप्शन होगा वो सेंट्रलाइजेशन होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द राइट टू गिव ऑर्डर्स इज कॉल्ड, ठीक है, ये राइट की बात कर रहा है, ठीक है, कि आपको अगर राइट्स है ऑर्डर्स देने का तो एक अथॉरिटी की बात की जाती है यहाँ पे, ठीक है, कि उसको ये राइट्स है और इसकी अथॉरिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, डिसिप्लिन भी होगा, इनिशिएटिव भी होगा,
बट इन सबसे बेहतर वर्ड है अथॉरिटी, ठीक है। अथॉरिटी इज द राइट आंसर, सी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स क्या होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज इसका मीनिंग भी समझ लो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो बताएं क्या होता है। इसके अंदर एक ऑब्लिगेशंस दिया जाता है जिसको आप साइन करते हैं कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसको असाइन एंड ऑब्लिगेशंस को एक साथ रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉलोइंग रूल्स एंड ओबीडियंस इज, ठीक है। किसी भी रूल को और उसके सारे कहे को अगर आप किसी भी मैनेजमेंट के अंदर मानते हैं या कहीं भी अपने रियल लाइफ में भी मानते हैं किसी के कहे के, तो उसको आप डिसिप्लिन के अंदर रखते हैं, ऑर्डर के अंदर रखते हैं, अथॉरिटी एंड इक्विटी नहीं। ए नंबर इसका सही है, ठीक है। ऑर्डर दिया जाता है, अथॉरिटी के लिए स्पेशल परमिशन चाहिए और इक्विटी एक पावर की बात की जाती है, तो ये इक्विटी नहीं होगा, ये तीनों में से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेमेंट अकॉर्डिंग टू वर्क डन कम्स अंडर, ठीक है। जितना काम करो उतना ही पैसा मिलेगा, इसको हम लोग कहते हैं रेम्यूनरेशन, ठीक है। एक और रेम्यूनरेशन आया था, उसको भी याद रखेंगे कि क्या होता है। फेयर वर्क की बात की जाती है तो भी रेम्यूनरेशन होता है, और अकॉर्डिंग टू वर्क डन के हिसाब से जो पेमेंट किया जाता है वो भी आपका रेम्यूनरेशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एम्प्लॉइज शुड वर्क विथ टीम स्पिरिट इज सजेस्टेड बाय। टीम स्पिरिट की बात अगर करती है, कहीं भी स्पिरिचुअल की बात अगर की जाती है, ठीक है, तो और टीम हो, तो ये जाहिर बात है कि ये एक इकलौता वर्ड है जिसको आप टिक कीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं आप लास्ट क्वेश्चन की तरफ। विच प्रिंसिपल इंसिस्ट दैट मैनेजमेंट शुड ट्रीट एम्प्लॉइज काइंडली एंड फेयरली, ठीक है। ऐसा कौन सा प्रिंसिपल्स के अंदर, ठीक है, ये कहा जाता है कि आप अपने एम्प्लॉइज को काइंडली एंड फेयरली बिहेव कीजिए, ठीक है। तो ये भी एक इक्विटी का ही पार्ट है, तो ये आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है, और सही भी है। तो चलिए, हमने ये टोटल का टोटल 20 क्वेश्चंस मैंने बताया है। चैप्टर नंबर फर्स्ट का मैंने आपको पूरा क्विज दे दिया है, तो आप उन वीडियो को भी देखिए और हमारे इस वीडियो को भी एंजॉय कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।